जजमेंटल होना ही नहीं चाहिए। हो गया जी, हो गया, अभी कोई मसला नहीं आएगा। हाँ ओके ठीक है, चलो पढ़ते हैं, शायद कुछ ना कुछ हो जाए। उस्ताद बोर तो नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल बोर नहीं होना, मैं सही करता हूँ। अभी अभी बस ये चल पड़े तो मैं रियाजी सिखा के भेजूंगा यहाँ से, फिर मन नहीं होना तुमने। एक सेकंड, मुझे जरा इनकी खबर ले लेना तो थोड़ी सी। हाँ जी सुनाओ, आवाज आ रही है? चाय का मैंने कोट लगाया तो मैं सीधा हो गया हूँ। ठीक है, अब सही से पढ़ेंगे जरा मैथ्स। हाँ जी सुनाओ, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? कि चले तो नहीं गए हो कहीं? अच्छा, मैं ही निकल गया हूँ। अच्छा, आतिफ अजीज लेफ्ट आया था सर, आतिफ अजीज लेफ्ट। मैं इधर खड़ा हूँ भाई मैं किधर लेफ्ट हूँ? इधर हूँ। गलत कह रहे हैं सर, आतिफ अजीज नॉट लेफ्ट सर, आतिफ अजीज इज राइट, राइट राइट हेयर। ठीक है जी चलें, नंबर्स पे चलते हैं जी। तो अच्छा, वैसे हम लोग जीरो के बारे में कहते हैं कि जीरो जो है ना, वो तो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था इंडियन, किसी फिलोसोफर का कॉन्सेप्ट है, रामानुजन नाम उसका उसका नाम था, उसने वो किया था इसको डिस्कवर या कह लो या इन्वेंट कह लो, कुछ भी कह लो इसको। ठीक है, डिस्कवर वो चीज़ होती है जो होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, हमने वो दरियाफ्त कर ली होती है। तो इन्वेंशन का मतलब होता है कि टोटली वो चीज़ थी ही नहीं, कभी किसी के आइडिया में आपने आइडिया दिया, उसी को आपने प्रैग्मेटिक फॉर्म में आप जो है उसको लेके आए। खैर, ये कॉन्सेप्ट जितना भी पुराना लेके चले जाएं, ये कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के ऊपर जो चला जाएगा। ग्रीक जो थे वो सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियंस थे, ज्योमेट्रिशियंस थे वो। ठीक हो गया, तो हमने क्वांटिटी के हिसाब से वो स्टार्टेड गिविंग काउंटेबल एंटिटीज टू, मतलब इनको हमने नंबर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो चैप्टर नंबर 1 ही होता था ना हमारा, सबसे पहले वाला नंबर्स वाला चैप्टर ही होता था हमारा। तो नंबर्स के अंदर हम ना कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते थे कि नंबर इस तरह के नंबर दुनिया के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन से नंबर्स पढ़ते थे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कौन से नंबर्स पढ़ते थे? क्योंकि हम लोग पढ़ते थे इसको सेट्स वाले चैप्टर के अंदर ना, सेट्स होते थे जिसके अंदर आपने, अभी कभी कभी आपको सेट्स भी करवाते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं, हमें कभी सेट्स में से आया ही नहीं, तो हम कहते थे कि सेट्स को आप, ये मिडिल ब्रैकेट्स में आप लोग इस तरीके से करके लिखते थे एंटिटीज को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर है तो उसका सेट बनता था कि 1 से ऑनवर्ड्स नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जहां तक पॉसिबल है, ह्यूमन इमेजिनेशन जहां तक पॉसिबल है वहां तक जा सकते हैं, मे बी ह्यूमन इमेजिनेशन से भी दूर चले जाएं हम लोग ना। तो ये कौन से होता था जी? नेचुरल नंबर। अभी काइंड ऑफ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैं समझा सकता हूं। ये है हमारे पास ग्राफ होता है कोई भी, ग्राफ में ये ओरिजिन होता है राइट, इसका मतलब है ये हमारा एक्सिस है, ऐसा ही है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हम 2D में बना रहा हूं इसको, तो ये इस तरफ से हम लोग इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन से नंबर हैं जो ओरिजिन के राइट साइड पे हैं या ओरिजिन के ऊपर हैं, वो कौन से हैं जी? वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो हम लोग उनको लेते हैं। देन हमने यहां पर मौजूद जो नंबर था जिसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया, हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया बीच में। जब हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया तो नेचुरल नंबर्स क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। मतलब यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 0 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कौन से नंबर बन गए? होल नंबर्स हमारे पास बन गए। अच्छा, हमने कहा कि अभी तो पॉजिटिव साइड की तरफ चले गए और ओरिजिन को भी साथ में इंक्लूड कर लिया। देन हमने कहा कि हम लोग क्या करें, नेगेटिव साइड को भी क्या करें, बीच में इंक्लूड करें। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो जब हमने नेगेटिव्स को भी साथ में इंक्लूड करना शुरू किया तो ये होल नंबर ही क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। जी से डिनोट करते थे राइट, अब काफी पुराना हो चुका है कॉन्सेप्ट अभी। माइनस हम लोग ऐसे ही करेंगे कि ये बिल्कुल इस साइड से चलते हुए आ रहे हैं, -4 -3 -2 -1 एंड देन कौन से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं? होल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं राइट। फिर इस तरीके से, तो ये हम कहते हैं ये इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। समझे बात ना? अच्छा, इनके बाद जब हम जाते हैं तो नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही नंबर वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन या ऑड नंबर्स हम लोग कर सकते हैं। तो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑड नंबर कौन से होते हैं? होते क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन नहीं होती वैसे, ई ऑड की डेफिनेशन नहीं होती, डेफिनेशन इवन की होती है। द नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय 2। जो ऑड, जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं। डेफिनेशन उसकी कोई नहीं होती, बनती यही वाली डेफिनेशन है उसकी कि जो दो पे डिवाइड नहीं हो सकते। बट समटाइम्स वो ऐसा होता है ना कि हम लोग डिफाइन करते ही नहीं है,
ठीक है, हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चीज, एक चीज को हमने पॉजिटिव नाम दे दिया, उसका पॉजिटिव क्यों दिया? बिकॉज नेगेटिव एग्जिस्ट करता तो पॉजिटिव हुआ ना, अदरवाइज तो वो न्यूट्रल है। तो इसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो नंबर जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय टू, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, एंड दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं प्राइम नंबर वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जी? ओके हो गया जी। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? बिल्कुल, आपकी डेफिनेशन ठीक है। अच्छा, दुनिया में ना अगर ओवरऑल नंबर्स को डिवाइड करना हो तो हम लोग कहते हैं कि नंबर्स तीन तरह के हो सकते हैं, या तो जीरो हो सकता है नंबर, या वन हो सकता है, या कॉम्पोजिट हो सकता है, या प्राइम हो सकता है। जो प्राइम नंबर होता है उसके डिवाइडर मैक्सिमम दो हो सकते हैं। प्राइम नंबर के डिवाइडर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम दो डिवाइडर हो सकते हैं। डिवाइडर से मुराद ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन है, ये उसका न्यूमिनेटर होता है और ये इसका डिनोमिनेटर होता है, जो उसको डिवाइड कर रहा होता है, दरमियान में डिवाइडर लगा होता है। ठीक हो गया? तो जिसके डिवाइडर मैक्सिमम दो होते हैं, डिवाइड करने वाले उसको दो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या तो वो खुद हो या फिर वन हो, तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? प्राइम नंबर। जिनके मोर देन टू हो जाएं वो कॉम्पोजिट नंबर्स बन जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है जब मैंने प्राइम नंबर की बात करनी हो तो मैं कह सकता हूं टू, थ्री। याद रखो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये तो वैसे यस और नो वाली स्टेटमेंट में, लॉजिक में भी आ जाता है कि इज वन अ प्राइम नंबर, यस नो, बोथ, नन ऑफ दीज, ये वाला आंसर। ठीक है, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि वन प्राइम नंबर नहीं है। वन क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि डिवाइडर खुद ही है वो, और दो डेफिनेशन पूरी करनी थी, इसका डिवाइडर ही एक बना हमारे पास। समझ के बात को नहीं? तो इसलिए हमारी जो प्राइम नंबर की डिबेट स्टार्ट होती है वो टू से ही स्टार्ट होती है। टू, थ्री। इज फोर अ प्राइम नंबर? फोर प्राइम नंबर तो नहीं है ना, बिकॉज फोर के डिवाइडर मोर देन टू है। तो इसका मतलब फोर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, जिसके डिवाइडर मोर देन टू हो जाएंगे, टू पे भी डिवाइड होता है वो। समझ गया ना बात को? इसी तरीके से पांच है, क्या है प्राइम नंबर? जरूर। पांच के दो ही डिवाइडर हैं, या पांच है या वन है। ठीक है, कंप्लीट डिवीजन की बात करते हैं, वैसे तो ढाई पे डिवाइड होता है ये, दो पे डिवाइड होता है और आंसर ढाई आ जाता है, लेकिन कंप्लीट करे और आंसर भी कंप्लीट आए। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमारे क्या कौन सा नंबर हो गया जी? टू, थ्री, फाइव, सेवन, एट तो नहीं है, नाइन भी नहीं है, टेन भी नहीं है, इलेवन, इलेवन है, थर्टीन है, 17, 19 और नॉला, उसके आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये नंबर चलता रहेगा, इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ ये चलता रहेगा। समझ गए बात को? अच्छा, हम लोग ऐसा करते थे कि हम लोग ना नंबर इसके अलावा रैशनल नंबर्स भी तो देखते थे कि नहीं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी होते थे। अच्छा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन फॉर द स्टार्टर्स तो सिमिलर होती थी, कि वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, मतलब सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? या तो रैशनल हो सकते हैं, या मतलब सेकंड कंडीशन तो अभी आनी है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन तो दोनों की सेम है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, क्योंकि दुनिया का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब मैंने यहां पे आंसर 6 लगा दिया, ठीक है, तो 6/1 भी यही है, 18/3 भी यही है। समझ के बात के नहीं? 12/2 भी यही है कि नहीं ऐसा? तो सिमिलर ही है ना, फिर तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा तो गया है। समझ के बात के नहीं? हम क्या कहते थे पहली कंडीशन? पी ओवर क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारी पहली कंडीशन होती थी दोनों नंबर्स के बारे में। बट देन हम किसकी तरफ लेके चले गए? सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन हम पढ़ते थे जब हम आंसर्स को कन्वर्ट करते थे डेसिमल फॉर्म में। किसी भी फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है, पी ओवर क्यू एक फ्रैक्शन बन गई, इसको आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप कहते हो पाए के बारे में, पाए को डिस्कस करते हो ना, याद रखो पाए का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पाए का कॉन्सेप्ट वेव्स की फॉर्म में भी है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी है, एंगल्स की फॉर्म में भी है, रेडियंस के साथ भी ताल्लुक बनता है इसका। बट पाए एज फार एज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गोज इरेशनल नंबर बनता है। 22/7 है, कंडीशन तो वो रैशनल वाली भी पूरी कर ही रहा है, लेकिन नंबर हमेशा वो वाला रैशनल बनेगा जिसको जब सॉल्व किया जाए
तो उसका डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पैटर्न है वो कोई खास पैटर्न रिपीट हो रहा हो। क्या हो रिपीट हो रहा हो उसका? कोई खास पैटर्न रिपीट हो रहा है। सपोजली मैं कह रहा हूं आपको कि 20/6 को सॉल्व करो, अगर क्या बनता है? 3 18, अगेन 2 चला गया, ये नहीं बन रहा है। ये पैटर्न बन गया एक, ये एक पैटर्न बन गया ना जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये 20/6 क्या है? ये रैशनल है। जिसमें पैटर्न जो है वो रिपीट होगा, रिकरिंग होगा, वो कौन सा कहलाएगा जी? रैशनल नंबर कहलाएगा। पैटर्न इसी तरह नहीं हो सकता। पैटर्न ये भी पैटर्न है, 2.123 123 123, ये भी पैटर्न है। तो इसलिए किसी भी फ्रैक्शन का अगर आंसर ये आता है तो वो फ्रैक्शन भी क्या बनेगी? रैशनल ही बनेगी। वाई 22/7 इज इरेशनल? मैं बताता हूं ना अभी, ये रैशनल का पॉइंट समझ लगा। 22/7 पाए की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अगर 22/7 को मैं सॉल्व करूं, दैट कम्स आउट टू बी 3.14157। मतलब जिस तरह हम लोग नॉर्मली कहते होते हैं कि गलती कोताही माफ, ये आगे वाले को 3 4 जो है वो अलग भी हो सकते हैं। बट कहने का मतलब है 22/7 को सॉल्व करो तो पॉइंट के बाद जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता। तो अगर पॉइंट के बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो दैट फ्रैक्शन बिकम्स इरेशनल। दैट्स वाई आपको आंसर कभी भी सवाल आएगा कि पाई इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप उसका आंसर निकालोगे कि वो इसलिए इरेशनल होता है नंबर। समझ गए बात को? ओके। अभी इसके बाद नॉर्मली हमारा एक ही नंबर रह जाता है, वो हम लोग नहीं पढ़ते होते थे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ते थे। रियल नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, a+b आयोटा होता था उसके अंदर। क्या होता था? a+b आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट होता था किसी भी नंबर का, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट इसलिए है, कभी आयोटा ऑफ डाउट भी तो सुना हुआ है ना आपने, कि ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम लोग इसके अंदर जो आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो कौन से, ठीक हो गया, वो कौन से होते थे जी? आयोटा की वैल्यू क्या होती है जी? -1, क्या? स्क्वायर रूट, माइनस अंडर रूट नहीं, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट होता है। मतलब वैसे उसका सही है, छत के नीचे है तो अंडर रूट ही है, लेकिन ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्वायर रूट है, बिकॉज इट इज यूज टू ब्रेक द स्क्वायर। ये स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। जहां पे क्यूब लिया होगा वहां पे आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। समझ के बात के नहीं? तो ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो आयोटा की वैल्यू क्या बनेगी जी? √-1 बनेगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या बन जाएगी? -1। मतलब सिंपली ये ब्रेक हो जाएगा ना स्क्वायर के साथ। जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू ये होती है ना। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट का जो एक्सपोनेंट होता है वो 1/2 होता है। तो इसलिए ये ब्रेक कर देता है कि अगर मैं दरमियान वाले नंबर का क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, तो 2 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट को यूज करते हैं हमेशा स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए, नंबर को सिंगुलर बनाने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं सिंपली स्क्वायर से। ठीक हो गया? मतलब 144 हमने किया, तो 144 को 144 है जी ए स्क्वायर का, ए का आंसर, ए स्क्वायर का आंसर है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू लेनी है तो क्या कर दूं? दोनों साइड्स पे क्या कर लूं? स्क्वायर ले लूं। ये देखो ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी? 1/2। तो 2 2 के साथ क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। 144 था, तो 144 इज अ स्क्वायर ऑफ 12, और इसकी वैल्यू क्या थी? 1/2। तो 2 2 के साथ क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो ए की वैल्यू क्या बन गई आपके पास? 12 ए की वैल्यू आपके पास बन गई। ठीक है, सिंपल हमारा नंबर्स का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में देख लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है जो हमने, क्वेश्चन सिर्फ आयोटा की वैल्यू पूछ सकता है, इससे लंबा तो कभी गया भी नहीं, जा भी नहीं सकता। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो हम लोग किधर थे जी? क्या कहने लगे थे हम लोग? क्या करने लगे हैं जी? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो देख लो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है।
बाय द वे बाय ऑपरेशंस आई मीन जो दरमियान में ऑपरेटर लगे होते हैं, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, ये ऑपरेटर है। ठीक हो गया। एक पूरी मेरे पास लिस्ट आ गई, मैं इसको कहता हूं कि आप इसको ऐसे, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। क्या होता है जी? आपका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? ये होता है डी मैस छोटा होता है, पीड मैस बेसिकली कंप्लीट होता है, पैरेंथेसिस होती हैं ये, पैरेंथेसिस से मुराद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स होती हैं ये, समझ गए बात को। और ई एक्सपोनेंट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, देन आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट से मुराद क्या होती है? पावर, सिंपली ये, समझ गए बात को। पहले आप किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को, देन आप एक्सपोनेंट्स को, देन डिवीजन को करोगे, देन एंड देन एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। तो पीड मैथ्स का रूल आप फॉलो करके आप कोई भी लंबी से लंबी इक्वेशन भी आपको दी जाए तो आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए वो। ठीक है। हाँ, सिर्फ ये वाला जो है काइंड ऑफ ये कर लो। ठीक है, कर सकते हो उसको सॉल्व कि नहीं कर सकते हो? क्या करोगे सबसे पहले सॉल्व? 4/2 सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। क्या आंसर आया 4/2 का? समझ गए बात कि नहीं? ऑफ कोर्स साथ ही मल्टीप्लाई होना ब्रैकेट्स के साथ ही, लेकिन सबसे पहले क्या करना है इसको? ये हो गया ना, ब्रैकेट्स में सॉल्व हो गई, प्लस करो और -3, ये भी तो करना है ना साथ में। ओके हो गया। अभी आगे आपके पास सिंपल ही रह गए सारे के सारे, समझ गए। तो 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर निकाल लोगे, उसको ऐड करोगे 4 में पहले, देन डिवाइड करोगे, देन क्या करोगे? माइनस उसका करोगे, तो फिर आप आंसर कोई ना कोई निकालोगे। मतलब काइंड ऑफ कहने का मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आप हमेशा ये वाला फॉलो करोगे। बहुत बेसिक लेवल का आपको चीज बताई है, तो लंबी चौड़ी बात नहीं है ये, समझे बात की नहीं? ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन्स के बारे में देखते हैं, ताकि बेसिक बेसिक तो अपना निकाल लेना सारा का सारा जो हमारा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर आपको लेंथ करनी हो, देखो एक तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ते थे, बल्कि चैप्टर नंबर 1 नहीं होता था, मेजरमेंट्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स पढ़ते थे, स्क्रू जो है वो स्क्रू गेज पढ़ते थे, समझ गए बात को। और उसी चैप्टर के अंदर बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग हम लोग क्या पढ़ते थे? प्रीफिक्सेस। क्या पढ़ते थे? प्रीफिक्सेस। कि अगर कहीं पे 10 पावर 6 लगाना पड़ जाए तो उसको मेगा कह सकता हूं मैं, समझ गया ना बात को। कि अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे कर लो, 1 ये ऐसे है ना, तो ये 6 जीरोस लगे हुए हैं इसके साथ। 1 × 10⁻⁴ क्या है? 6। तो अगर तो 3 आ जाता तो फिर तो क्या कर देते हम लोग? उसको किलोग्राम बना देते हैं ना। तो वो 10 पावर 3 जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो सबसे बेसिक्स आप यहां से तैयार कर सकते हो अपनी, कि प्रीफिक्सेस के अंदर क्या होती है, वैल्यूज आपकी होती हैं। उसके बाद आप नेगेटिव्स में भी जाते हो, नैनो होता है, ऑक्टा होता है, पेंटा होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है। जब भी आप अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए जाते हो, जीएसए में जैसे जाते हो, तो जी अर्थ का एक मैस है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज है उसके ऊपर, तो -31 -32 होता था। तो देखो -9 -8 यहां तक तो आप लोगों ने कन्वर्जन की हुई थी ना, समझ गए। नैनो हो गया, ऑक्टा, जो जिस जिस तरीके से जो भी उसकी हो, समझ गए। लेकिन स्टार्ट हमारा किधर से होगा? स्टार्ट हमारा इस जगह से होगा कि हमारे पास सपोज करो जी 1 मीटर भी तो एक चीज होती है ना,
मीटर होती है। और सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंट से क्या मतलब होता है? 100 होता है। सेंट से क्या मतलब होता है? 100 होता है। तो याद रखो, अगर तो किसी छोटी वैल्यू से आपको बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, मतलब डेसीमीटर हो जाए, मीटर हो जाए, अगर एक बड़ा यूनिट तो आपके पास क्या है? मीटर है ना। सिस्टम इंटरनेशनल की बात अगर कर लो, उसके अंदर तो मीटर है आपके पास। तो देखो, मीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे? बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना, तो आंसर बड़ा होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई, डेसिमल डेसीमीटर में कन्वर्ट करना ना उसको, डेसीमीटर से मीटर में बनाना है, तो आंसर अब छोटा होना चाहिए बिकॉज मीटर बड़ा है। फिर आप डिवाइड करोगे। सिंपल सिंपल बातें वैसे बता रहा हूं। आपके पास 1 इंच कितने सेंटीमीटर का होता है? भाई जब ये तो पता ना, डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी, डेसी मतलब 10। ठीक हो गया? डेसी का मतलब क्या होता है? 10। और सेंटी का मतलब 100। और मिली का मतलब 1000 ही होता है, 1000 ही होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं, तो यू वुड से कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। समझ गया ना बात को? बिकॉज मिली इज इक्वल टू 10⁻³ मतलब 10 की उसमें 1000 वाली पावर में आ गया। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो मैंने पहले बता दिया कि वो हम लोग इसको उल्टा भी लेके चलते हैं, आगे केजी में भी तो जाना है ना। किलो भी वही है और मिली भी वही है, तो उसमें लेके चलना है हमने। ठीक हो गया? तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। 2.54। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। राइट? ये डिपेंड्स अपॉन के हम ए सिस्टम इंटरनेशनल में हमारा यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग केजी यूज करते हैं, अमेरिकन जो है वो पाउंड्स यूज करते हैं। राइट? उनका वेटेज का भी कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, लेंथ का भी टोटली डिफरेंट है। वी आर यू नो टुवर्ड्स दैट किलोमीटर काइंड ऑफ अ सिस्टम, दे आर टुवर्ड्स माइल्स काइंड ऑफ अ सिस्टम। समझ गया ना बात को? कन्वर्जन अपनी अपनी मौजूद जरूर है, लेकिन अमेरिकन ने हरकत करनी होती है ये वाली। मतलब उनके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा ये चिढ़ चढ़ती है कि व्हेन यू व्हेन यू से कि मुझे जाके दुकान पे 1 किलोग्राम चीनी लेनी है, तो केजी मेक सेंस ना। किलोग्राम, मुझे 100 पाउंड जो है वो चीनी लेनी है, उन्होंने पाउंड में कन्वर्ट किया हुआ वेट को। तो पाउंड को उन्होंने किस तरीके से डिनोमिनेट किया हुआ है? एलबी से। व्हाट वुड यू से? 1000 LB चीनी। पाउंड को तो टोटली डिफरेंट कर दिया उन्होंने। उनका उनका हमेशा उन्होंने कोई कोई ना कोई काम खराब ही करना होता है। उनका प्रॉब्लम है जी, ये जो फेवर का FAVOR क्यों लिखते हो? वाई डोंट यू राइट OUR? हर चीज में उन्होंने खराब थोड़ा सा हमें लेके चलना है। कितना बुरा लगे कहीं पे जाके कहो कि मेरा वजन जो है वो 170 लिब्स है। अजीब नहीं है? केजी कह दोगे सिंपली, तो केजी से मतलब किलोग्राम हो जाएगा। तो उल्टा ही करना है उन्होंने सब कुछ। तो देखो, अब 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। समझ गए बात को? अच्छा, इंच से फिर बड़ा यूनिट क्या होगा हमारा? फुट। उससे आगे फिर मल्टीपल में तो फीट हो जाएगा वो। तो 1 फुट के अंदर कितने होते हैं जी? 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। समझ गया जी बात को? ओके। अच्छा, इसके बाद लेंथ को फर्दर भी इंक्रीज किया जा सकता है ना। मीटर भी तो होते हैं, यार्ड्स भी तो होते हैं कि नहीं होते? यार्ड आपने अक्सर यार्ड भी देखा होगा कपड़े की दुकान पे, और मीटर भी देखा होगा कपड़े की दुकान पे। यार्ड बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है। मीटर बड़ा होता है, जस्ट 3 इंचेस। मीटर, यस। देखो, जो 1 यार्ड होता है ना, दैट इज इक्वल टू 36 इंचेस। कंप्लीट 3 फीट का होता है। यार्ड जो होता है कंप्लीट 3 फीट का होता है। मतलब 3 फीट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली exactly, ठीक है। थ्री उसका होता है 3 मीटर, उसका सॉरी 36 इंचेस का होता है, या आप कह लो इसको 3 फीट का होता है ये। समझ गए बात को? ये जो हमारे पास मीटर होता है ना, दैट इज इक्वल टू 39.37 मीटर्स, 39.37 इंचेस। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा?
0.37 इंचेस। समझ गए ना बात को? तो फिर इन दोनों में से क्या, कौन सा यूनिट जो है वो बड़ा हुआ? मीटर हुआ ना, क्योंकि मीटर के अंदर ज्यादा इंचेस आ रहे हैं, राइट? 39.37 आ रहे हैं। 36 यार्ड इज इक्वल टू कंप्लीट 3 फीट। ठीक हो गया? इंचेस, इंचेस ऑफ कोर्स आप कन्वर्ट तो कर ही सकते हो ना। हाँ देखो, कन्वर्ट आप कर ही सकते हो। 1.1 समथिंग बनेगा इस तरह आंसर इसका ना, मतलब 39 डिवाइड माइनस 30 ओवर 36 कर लो सिंपली। अगर आपको यार्ड को मीटर में कन्वर्ट करना है, यार्ड को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब पता लग जाए कि मीटर कितना जो है वो ग्रेटर है यार्ड से, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। मतलब सिंपल ये है कि बेस आपको पता लग गई, बेस से फर्दर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग डिस्टेंस में जाएं, तो डिस्टेंस में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास माइल्स होते हैं, राइट? किलोमीटर्स का तो हमें पता होता है, मीटर का तो पता है। तो मीटर से तो आगे प्रीफिक्सेस पे ही जाना है ना, सिंपल किलोमीटर्स में। ठीक है, किलोमीटर करोगे तो 1000 कर दोगे, कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स होता है, राइट? ऐसा ही है, समझ गए ना बात को? ये तो अच्छा, हमने डिफरेंट जाना है थोड़ा सा माइल्स की तरफ। तो 1 माइल इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1.61 केजीज, या केजी को सॉरी के एम्स, ऑफ कोर्स के एम। अब ये तो 1.61 किलोमीटर्स। हाँ वो उसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं ना इजीली। ठीक है, तो मतलब हमारे पास, हमने क्या यहां पे देखा कि हमारे पास जो 1 माइल होता है दैट इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर्स। समझ गए ना? सिंपल मतलब इसका क्या है, 1610 मीटर्स बनते हैं, राइट? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मीटर में कन्वर्ट करना हो। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो हमेशा उसका जो यूनिट लगा हुआ साथ में प्रीफिक्स, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज छोटे यूनिट की वैल्यू तो बढ़ेगी ना फिर। तो अगर आपने मीटर, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो इसका मतलब आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो इससे कम वैल्यू तो नहीं आ सकती, इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो किलोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻³ तो उसको 10⁻³ मतलब सिंपली 1000 के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, दैट कम्स आउट टू बी 1610 मीटर्स, राइट? तो मीटर्स को भी, मीटर को किलोमीटर में किया जा सकता है इसी तरीके से। तो आप कन्वर्जन इस तरीके से जो है वो लेके चलते हैं। देखो आगे मुझे एक बात बताओ कि क्या आप सिमिलर जो फॉर्मूला है वो वेट में नहीं कर सकते हो? वेट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, लेकिन वेट में हमारे पास दो जो हैं वो आ जाएंगी सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम। वो क्या हो जाएगा जी, 1 पाउंड जो होता है हमारा, पाउंड और केजी में डिफरेंस रह जाएगा ना। बाकी तो हमारे जो सिस्टम इंटरनेशनल, उसके हिसाब से हम लोग, क्या यूनिट है वेट का सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से? किलोग्राम है कि ग्राम है? किलोग्राम है, देख लो केजी है कि ग्राम है, ये देख लो। एग्जैक्टली ठीक हो गया, समझ गया? तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था कि वो अगर ये ग्राम, अगर ये जो है वो मीटर है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो ये ग्राम क्यों नहीं है? ये भी तो देखो ना कि अगर वो मीटर में है तो दोनों के दोनों केएम और केजी में होना ना इसने आगे जाके फर्दर। तो अगर वो मीटर में है तो ये ग्राम में क्यों नहीं है? सवाल तो हमारा ये बनता है, देखो ग्राम में ही है, देख लेना एक दफा, केजी में कर लेना, प्रॉब्लम कोई नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है 1000 से। ठीक है, पाउंड में बस समझ लो थोड़ा सा, 1 पाउंड कितने उसके इक्वल होता है, केजीज के इक्वल होता है पता है? अबाउट, अबाउट हाफ होता है, मतलब 1 पाउंड यानी इसको क्या कहते हो, LB लिखते हो ना इसको, समझ गए? इज इक्वल टू 0.456, क्या 0.456 केजी, समझ गए बात के नहीं? तो इसका मतलब फिर बड़ा यूनिट कौन सा हुआ, केजी बड़ा यूनिट हुआ ना। मुझे बताओ, अगर आपको ये एक बेसिक समझ लग गई तो फर्दर कन्वर्जन ही रह गई ना सिर्फ। 1 केजी का भी पता लग सकता है आपको कि 1 केजी कितने पाउंड्स के इक्वल है। देखो सिंपल, ये इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.545
केजी। समझ के बात ना, आंसर तो सेम रहा हमारा। तो यहां पे 0.456 इज मल्टीप्लाइंग विद 1, ऐसा है ना। 1 के साथ 0.456 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या कर दूं इसको, यहां पे इसको रह देना, तो 1 kg, तो इधर 1 पाउंड डिवाइडेड बाय 0.456, निकालो, निकालो जरा कैलकुलेटर पे इसको, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आया? हाँ, डन डन। हाँ, 2 पॉइंट, देखो 2.19 आ गया। इसका मतलब है 1 kg = 2.19 पाउंड्स। अब आपका वेट है केजी की फॉर्म में, तो अगर आपको केजी से किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर दोगे, 2.19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब मैं कहता हूं कि मेरा वेट 75 kg है, ठीक है, 75 kg को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 2.19 के साथ, क्या कर दूंगा, पाउंड। वो है ना, क्या उसे कहते हैं, 2.2 तक इसको मैं सही मान सकता हूं ना, लेकिन हम लोग वो कहते हैं, हमने राउंड पे उसको कर लिया ना। और फिर ये भी तो देखो ना, 0.456 वाली जो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू बताई है, ये भी आगे तक जा रही थी ना, यहीं पे रोक दिया मैंने। तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो बीच वाली अगली वाली वैल्यू को ना इंक्लूड करने की वजह से ही आया हुआ है, ठीक है। तो 2.2 लिख लो, 2.19 लिख लो, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.19 पाउंड आर इक्वल टू 1 kg। तो 75 kg को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े किसमें, एलबीज में, तो यू विल मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 2.5 2.19, आप उसको उसको उसके साथ कन्वर्ट कर लोगे। समझ गए बात को? हो सकता है अभी का नहीं हो सकता, मतलब छोटी छोटी कन्वर्जन कन्वर्जन है, कोई बड़ी कन्वर्जन इसके अंदर नहीं है मौजूद। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा दिल ये कर रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा सीरीज का करवाऊं। हमारा मेजर पोर्शन जो आज हमने डील करना है वो सीरीज का ही है, बिकॉज हमने ऊपर नीचे देख के सवाल, मैंने मुझे लगा है कि सीरीज के सवाल वो एक दो दे ही देता है बीच में से, ठीक है। तो पेपर में देख रहा था ना, उसके अंदर मुझे ये नजर आए थे कि सीरीज के क्वेश्चन। लास्ट वाला जो पेपर था उसमें एक आया हुआ था, दो मेरे ख्याल सीरीज के आए हुए थे सवाल। ओवरऑल सवालों की बात कर रहे हो, ओवरऑल 7 थे सवाल उसके अंदर, 6 से 7 थे सवाल मेरे ख्याल उसके अंदर। सबसे पहले 2014 वाला पेपर मैंने जब देखा ना, 2014 वाले पेपर के अंदर कोई सवाल नहीं था, एक भी सवाल। मैंने को बताया कि ये वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 8, 0 to 9। मैक्सिमम सवाल वो आपको, अगर आपको देगा 7 8 दे सकता है सवाल, उससे ज्यादा सवाल वो टच नहीं करता है। पीपीएससी के पास टच करने के लिए पोर्शन बड़े हो जाते हैं, पीपीएससी खोल देता है अगले जीके को बहुत ज्यादा। पी जो 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 पीपीएससी है ये जीके को जीके ही लेता है, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, वो अपनी मर्जी, जीके को वाकई उन्होंने, उनके लिए पीपीएससी के लिए जीके समंदर ही है। वो सवाल निकाल लेते हैं, पीपीएससी के पास इतना खजाना है सवालों का कि उनको इन डेप्थ जाने का भी शौक है। ठीक हो गया, मतलब हम लोग सिंपली एयरलाइंस वगैरह को याद करते हैं, तो वो बेल्जियम की एयरलाइन की फाउंडेशन डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, उसकी मर्जी है। तो पीपीएससी का जो है वो थोड़ा सा उनके बारे में ये एक पाई जाती है कि वो जरा देखते हैं इस चीज को। खैर, रेस्ट अश्योर्ड, आप में से जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी जी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि तहसीलदार क्या कह रहे हैं जी, सॉरी, कि 17 में जा रहा है। अच्छा, अभी जा रहा है, ये बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि उसको 17 पे जाना चाहिए नहीं। रीजन ये है कि तहसीलदार का एक शुरू से वो रहा है, एक पैटर्न होता है आपका,
ऊपर जाने का। ठीक है ना, एक पैटर्न रहा है कि आप 2 2.5 साल 3 साल सर्विस करेंगे, 4 साल सर्विस करेंगे, फिर ये तो पंजाब के अंदर है। ये तो मैं बलोचिस्तान की बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सर्व किया, वहां पे मैंने देखा है कि तहसीलदार लेवल पे जो भर्ती होते हैं वो 2 2.5 साल के अंदर एसी हो जाते हैं। यही ऐसा ऐसा होता है, तो उनको अपना जो रगड़ा है वो पूरा करना चाहिए। तहसीलदार को, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को अपना वो जो है वो पूरा करना चाहिए। बन जाता है, लेकिन वो फिर भी देखो ना, किसी टाइम पे तो, पुराने तो टाइम पे तो इस तरह होता है, मेरे ख्याल पटवारी वाले जो होते थे वो भी किसी ना किसी हद तक एंड पे जाके ऑनररी किसी ना किसी तरह की पोस्ट ले ही लेते थे। 11 से स्टार्ट होके 17 पे एंड पे जाके ऑनररी सीट उनको मिल ही जाती थी। लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार तो शुरू से रहे हैं कि उन्होंने काइंड ऑफ कहीं ना कहीं जाके एसी की पोस्ट को टच करना ही होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस सिस्टम को जो है वो ओवरऑल खराब करना चाहिए। लेके चलें बस जो सिस्टम चल रहा है। 12 पेपर आपके एक तरफ हैं और 4 पेपर आपके एक साइड पे है ना, तो एक जो रेगुलर प्रोसेस है वो फॉलो करें। 2 2.5 साल का वेट किया जा सकता है जरूर। और आपको इतना जो है वो रगड़ा होना भी चाहिए आपका, 2 2.5 3 साल का, ताकि क्लैरिटी रहे दोनों पोस्ट के बीच में ना, फिर और होता है। बाकी आई हम रेस्ट छोड़ के, तहसीलदार नॉर्मली जो बनता है एसी बनता है, मैं उसको थोड़ा सा तगड़ा एसी मानता हूँ। वो थोड़ा सा ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज को अच्छे तरीके से जानता होता है ना। एसी साहब ने भी तहसीलदार को भेजना होता है, कोई थोड़ा बहुत जो जमीन का मसला हल करवाना है, रेवेन्यू का कोई मसला हल करवाना, तो उसी को भेजना है उसने। ठीक हो गया जी। चलो लिखो सीरीज। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना सीरीज के टाइम पे, ताकि तुम लोगों को चीजें समझ लगे ज्यादा से ज्यादा। ये हमारा तगड़े पोर्शन में से एक पोर्शन है जो मैंने मेरे एनालिसिस के मुताबिक है। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, ज्योमेट्री को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद आपको अलजबरा करा दूंगा, और एज फार एज माई एनालिसिस गोज, तुम लोग आराम से चलोगे पेपर के अंदर, मसला नहीं है। पीएमएस का जीके जब देने जाओगे ना, इजी बैठे होगे। तहसीलदार आप तैयारी कर लें अपना, आप अपना हिसाब लगाएं भाई। इसलिए कह रहा हूं, वो 1 पेपर है। अच्छा, बल्कि इसका भी आप भी बेफिक्र हो जाएं, आप भी बेफिक्र हो जाएं, 4 पेपर हैं आपके भी। बस इजी होके जाएं, मसला नहीं है, इजी होके जाएं। मुबारक हो, आप तहसीलदार हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है जी। चलें सीरीज करते हैं जी। ब्रेक नहीं देनी मैंने अभी। हाँ, ब्रेक नहीं होगी बिल्कुल भी। तुम बीच में से बोल पड़ी हो, पहले कह रही नहीं, अचानक बोल पड़ी हो बीच में से। ब्रेक मुझे लेनी चाहिए, मैं 6 घंटे से बैठा हूँ, तुम लोग। तुमने अगला भी सोचा हुआ है, मैंने ऐसे भी दिखाना है। अच्छा चलो। जो सवाल उसने दिया ना सीरीज में से, तौबा तौबा हलवा था वो। मतलब हलवा सवाल, मतलब ऑड नंबर की सीरीज उठा के दे दी है। 2 3 3 5 7 9, अगला नंबर कहता क्या है। मेरा दिल करे कि तुझे पकड़ लूं मैं। और इसकी वजह से मैंने कहा कि मुझे पूरा पूरा टॉपिक करवाना पड़ना है तेरे इस सवाल की वजह से। और टॉपिक क्या था, हलवा, सारे सवाल। ठीक है, तो तुम लोगों को लेकिन सीरीज में कराता हूँ, थोड़ी सी डिटेल में करवाता हूँ। पहले सीरीज का ना थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊं कि एबिलिटी पोर्शन किस बेस पर चल रहा होता है। एबिलिटी पोर्शन का मैथ्स मैथ्स के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता। एबिलिटी जस्ट आपकी एबिलिटी होती है। क्रैक द कोड वाला हिसाब होता है इसके अंदर। डिटेक्टिव माइंड आपका होना चाहिए, बस थोड़ा सा आईक्यू आपका अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। सीरीज के सवाल हो या एबिलिटी का कोई भी सवाल हो, अंडरलाइंग पैटर्न इसके अंदर मौजूद होगा, और इसका तो नाम भी सीरीज है। किसी भी चीज को तब तक सीरीज कहा ही नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर कोई सीक्वेंस मौजूद ना हो। ठीक हो गया ना। एक गोल्ड चेन समझ लो आप, कि गोल्ड चेन के अंदर जो एक कड़ी है छोटी से छोटी, वो भी गोल्ड की होगी। एक सीक्वेंस फॉलो होगा उसके अंदर। ऑड लगेगा जब बीच में आप लोग कोई सिल्वर की कड़ी इंट्रोड्यूस करवा दोगे। ठीक हो गया ना। तो इट इज लाइक अ चेन। चेन का मतलब होता है वन पार्ट ऑफ द चेन इज कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ द चेन। अभी देखो क्या मतलब यहां के, इस ये सीरीज आपको दे सकता है न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। और दूसरी कौन सी हो सकती है, अल्फा अल्फाबेटिकल सीरीज। एक कौन सी हो सकती है जी, न्यूमेरिक, और दूसरी एल्फ, और तीसरी कौन सी हो सकती है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। समझे बात को। देखें ना, हमने आगे कह दी जी। अ, अगला क्या होगा जी, ये क्या कर रहा है बीच में, 9 है तो 11। समझे बात के नहीं। अगर आपको उधर से नजर नहीं आ रहा तो आप उधर से देख लो। ठीक है। ठीक है। टू
3 5, ये कौन सी सीरीज है मिस? नहीं पता? प्राइम नंबर की सीरीज थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं ना। ये सब सीरीज कौन सी है? ये प्राइम नंबर की सीरीज है। ये ना होता तो अगला नंबर क्या बन जाता? 9 बन जाता। अभी ये ऑड नंबर की सीरीज है, लेकिन वो फिर यहाँ पे इस तरह करके देता। दरमियान से स्टार्ट करने को इतना शौकीन नहीं है वो। ठीक है, कोई पैटर्न देगा आपको। तो आपने भी नंबर, तो इसका मतलब अगला नंबर कौन सा होएगा जी? 11 होगा, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से अगला नंबर बनता क्या है? 11 ही बनता है। 8 9 10, ये तो वो है ना, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो न्यूमेरिक यही बनता जो है वो, प्राइम नंबर तो 11 ही बनता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बताएं जी, अगला कौन सा होगा? ये सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल नहीं करा रहा हूं, ये आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं हर तरह के सवाल से। क्या आएगा जी? किस वजह से जे आएगा जी? ए के बाद उसने स्किप किया बी को और चला गया सी पे। सी के बाद डी और ई को उसने स्किप किया और चला गया एफ पे। जी एच आई अब आपको स्किप करना है और अगला किस पे जाना है? जी पे। ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों को मिक्स करके भी दे सकता है आपको। समझ के बात की नहीं? जरूर। बताओ अगले दो नंबर कौन से होंगे? ये अल्फा न्यूमेरिक है। एक का तो डिसाइड हो गया सीधा सीधा ही, कि 2 4 6, और यहां पे क्या आएगा? 8 आएगा। ये आर एस टी आपने छोड़ना है। क्यू, आर क्यू आर एस टी, तीन छोड़ने ना आपने। तो यहां पे वी और डब्ल्यू छोड़ा ना, यहां पे दो छोड़े तो यहां पे तीन छोड़ोगे। हाँ ये देखो ना, वो तो एक छोड़ा, एक छोड़ा, दो छोड़े, अब तीन छोड़ने हैं। हाँ हाँ। क्या आ गया जी? इसका आंसर क्या बन गया? क्यू आ गया आपका आंसर। ठीक हो गया। बैकवर्ड चल रहा था वो, एक एक बस डिफरेंस जो है वो इंक्रीज करता जा रहा था, लेकिन चल बैकवर्ड रहा था वो। समझ गए बात को? इस तरीके से सीरीज हो सकती है। अच्छा ये तो है उसकी शेप की बेस पर। ये हो, इसके अलावा ना इसके एक एक टाइप इसकी और भी बन जाती है, वो इस बेस पर नहीं है। वो है सीरीज या तो सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है। सिंगल सीरीज भी होती है और डबल सीरीज भी होती है। वो किस तरह की होती है वो भी तुम लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये वाली जो अभी मैंने सीरीज लिखवाई है, इसको आप डबल सीरीज भी कह सकते हो। ये अभी जो हमने मोस्ट रिसेंट सीरीज लिखी है, ये अल्फा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की एग्जांपल मैंने दी ना, वो क्या हो सकती है? वो डबल सीरीज भी हो सकती है। उसके अंदर दो सीरीज चल रही हैं, 1 3 5 7, ये एक साइड है। 2 4 6 8, ये एक सीरीज बनी है आपकी। तो यहां पे सीरीज चल सकती है। सपोज करो मैं जी आपको लिखवा देता हूं जी सीरीज। क्या बनेगा जी इसका आंसर? एक मिनट वेट भी करो। अब ठीक है? नहीं, पहले वाला ठीक था, पहले वाला ठीक था। तो सबर करो। ओके, बताओ। मिस आप भी बताएं। हाँ, कोशिश तो करें ना। ये तो एबिलिटी है सारी की सारी, ये तो मैथ्स है ही नहीं, अभी मैथ्स तो कराई नहीं है आपको। यहाँ क्या आएगा?
और यहाँ सही है भला, देख। हाँ, ये है ना, 1 2 3 4। तुम लोगों ने 5 6 कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं है। ठीक है, यही सीरीज बनती है ना, डबल का मतलब यही है। 1 2 3 4 और 5। दूसरी वाली सीरीज कौन सी है? 2 3 5 एंड 7। अगले वाले दो भी हो सकते हैं ना प्रोडिक्ट। ये तो 6 होगा, ये तो पक्की बात है, तुम लोगों को पता लग गया है, ये 11 हो जाएगा। सही हो गया ना? एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, दूसरी वाली सीरीज ऐसी भी हो सकती है, सीरीज वो कोई भी आपको जो है वो दे सकता है। तो मल्टीपल सीरीज हैं वो तो इतनी आसान देता है ना। तौबा करो। सीएस की तो सब। मैंने जब एमपीटी में एक दफा बैठा था ना, मैंने 148 स्कोर किया था। पिछला, पिछले दफा से उसने वैसे चेक लगाना शुरू किया था, थोड़ा सा ना टेस्टर मारा था उसने पिछली दफा। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सेकंड ना, मुझे सीरीज के लिए आपके लिए क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, तो वो मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। तो कोई बात नहीं ना, इस ये भी तो चलती है ना चीजें साथ साथ ही। कभी ना कभी तो परेशान होना ही था आपने, तो उसने टाइम से ही कर दिया आपको। ऐसे ही अभी तो मैंने आधे आधे तो मेरे सामने आकर हो रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे मेरे सामने क्यों रो रहे हो, मैंने क्या किया है भाई, मेरा इसमें क्या कसूर है? ठीक है, तो चलो सीरीज हम लोग करते हैं। यस। 8। इसके बाद पर्टिकुलरली फॉर्मूला आपके लिए। ठीक है, समझ गए बात? इसके बाद पर्टिकुलरली फॉर्मूला आपके लिए, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, देसी तीन फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करते हैं सीरीज के लिए। मैंने बताया ना कि फोकस हमारा उनके ऊपर है जो नहीं, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है। तो आपको भी आप भी करेंगी, अपने बेफिक्र रहना इस मामले में। कितना जी? रुक गया, जैसे आप कहें। एक आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया, आपका जो पॉसिबल आंसर था क्या जी? यही है। ओके, आपने क्या करना है जी? सबसे बेसिक 3 हल आपका क्या होता है? सीरीज को देखो और सबसे पहले सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला, थर्ड वाले में से सेकंड वाला, फोर्थ वाले में से थर्ड वाला, और फिफ्थ वाले में से फोर्थ वाला, एक एक नंबर पीछे करके डिफरेंस निकालते जाएं। समझ गए बात को? देखो यहां पे आपने 3 और 0 का डिफरेंस कितने का है? अबे, 3 और 0 का डिफरेंस कितने का है? 3 का है भाई। क्या कर रहे हो? कितना डिफरेंस है? मतलब 3 - 0 कितना होता है? हाँ जी। और 3 और 8 का डिफरेंस कितने का है? और 8 और 15 का? जी। क्या आंसर निकाल दिया? 117 निकाल दिया। तो कोई बात नहीं, करीब करीब ही रही होगी ना। अब मुझसे बताइए अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? बताएं अभी आप। 3 का डिफरेंस पहला, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, अब अगला डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 9 का आना चाहिए ना। तो 9 का मतलब क्या है कि इस वाले नंबर में 9 ऐड कर दूं, 15 में 9 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा आपका। और अगला डिफरेंस अब कितने का बना है? 11 का डिफरेंस। अगर आपको अगला नंबर निकालना पड़े तो क्या करोगे? 35 में कितने ऐड कर दोगे? 13 ऐड कर दोगे ना। तो क्या बनेगा? ये डिफरेंस अब कितने का हो गया? 13 का। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 15 का डिफरेंस होना चाहिए। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से सबसे बेसिक फॉर्मूला आपके लिए, अगर ये फॉर्मूला किसी जगह पर काम ना करे तो दो पॉसिबल रीजन हो सकती हैं। एक पॉसिबल रीजन ये वाली हो गई,
सेकंड पॉसिबल रीजन ये हो गई कि उसने टोटली सीरीज कोई और पूछी हुई है, डिफरेंस वाली सीरीज उसने पूछी ही नहीं है। उसने कोई स्क्वायर की सीरीज पूछी है, कोई उसने जो है वो प्राइम नंबर की सीरीज चला दी है बीच में, कोई उसने जी स्क्वायर करके -1 कर लिया है, स्क्वायर करके +1 कर लिया, वो उसकी मर्जी है। समझ गए बात को? जैसे कि अभी हम लोग अगर थोड़ा एक देखने की कोशिश करें। बताएं। क्या बनेगी सीरीज? ऑनलाइन नाश्ता नाश्ता लगाते हैं। हमारे साथ नहीं नाश्ता। हाँ वो है क्या? अबे स्क्वायर क्यों है? जवाब सही बता के, स्क्वायर नहीं है बस वो। जवाब ठीक है। जवाब ठीक है। क्यूब है। क्यूब है ना, तो स्क्वायर क्यों कह रहे हो? हाँ तो ये करो ना। हाँ निकाला है आप में से? आपने निकाला है आंसर इसका? हाँ करो करो करो, समझने की कोशिश करो जल्दी जल्दी। आपका निकला जी आंसर? हाँ सोचो 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 जरूर। हाँ। नहीं, ये सीरीज स्क्वायर के हिसाब से है, ये क्यूब के हिसाब से है। सीरीज क्यूब के हिसाब से है ये। हाँ। +5। 6 क्यूब +5, 216 प्लस 256 होता है, 216 होता है, 256 होता है ना। 256 +5 कितना होता है? 261। समझे हो? सिर्फ एक पॉइंट मैडम, सिर्फ आपके लिए सवाल मैंने लगाया था, इसलिए कि आपने यहां पे डिफरेंस निकाला। ए डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना? जस्ट अ मोमेंट। 20। ये डिफरेंस आपका कितना? 38। ऐसा ही है कि नहीं? समझ के बाद अगला डिफरेंस कितने का था? 62 का। समझे बात कि नहीं? ओके। मतलब आपको भी लगा है कि ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस का वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। काम यहाँ पे भी कर जाएगा फॉर्मूला, लेकिन वो इससे भी एडवांस स्टेज है, वो नहीं बताऊंगा आपको। ये इतना बहुत है आपके लिए, ठीक होगा ना? अदरवाइज आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। 20 18 का डिफरेंस, फिर 24 का डिफरेंस, फिर आगे 36 का डिफरेंस, इस तरीके से बन के आ जाए, हो जाएगा। लेकिन वो और लंबा हो जाए, ये आप आराम, जिसकी समझ में जो चीज आ जाए। सिंपल। टू 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है ना, वही मैं कह रहा था, 216 होता है। +5 कितना हो जाएगा? 221। समझे बात को? हाँ जी ऑनलाइन वाले, बताओ समझ लगी है कि नहीं लगी है? मैंने ब्रेक नहीं देखी ना, ब्रेक आज थोड़ी ली है, सिर्फ ब्रेक ही की है आज, किया कुछ भी नहीं है। अभी तो सवाल कराने शुरू किए हैं मैंने। हाँ भाई, ओए कोई है भी किधर नहीं बैठा हुआ? पता लगे मैं वैसे खिताब कर रहा हूँ कौम के साथ, कुर्सियां खाली हैं। चलो मुझे लगता है कुर्सियां खाली हैं। हाँ। चलो ये भी अच्छा है, अपना ये भी बुरा है मतलब। अच्छा क्यों? ठीक है। अच्छा चलो आगे सवाल करते हैं।
चले जी, निकालें, आंसर निकालें इसका। मिसाल भी अपने वाला फॉर्मूला यूज करें जो पर्टिकुलर आपके लिए निकाला है फॉर्मूला हमने, उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ निकलेगा। यस। क्या था जी? ठीक है, निकालो। इसके अलावा आंसर कौन कौन सा आया किसी का? चलो, जल्दी जल्दी करो, इतना ये है ही नहीं क्वेश्चन, इतना तो मुश्किल है ही नहीं। यू है 18 पे, समझ नहीं आ रही। हाँ, वो आपके वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है ना, तो वही तो बताया कि अगर आपके वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो सीरीज डबल चल रही है, या सीरीज ही कोई और चल रही है। डबल सीरीज वाला अप्लाई करके देखो तो फॉर्मूला यहाँ पे डबल सीरीज को अप्लाई करना आता है फॉर्मूला। मतलब वन इज कनेक्टेड विद थर्ड, 1 3 5 7, ये एक सीरीज बनती है, 2 4 6 8 ये एक सीरीज बनती है। मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, वो करके देखो तो। पहले लाइनें लगा लो दोनों के साथ जो नंबर कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। हाँ, हो गया। अभी अभी जरा इनका होगा, फिर करेंगे। ऐसे लगा लेते होते हैं, ये ऐसे कर लेते होते, ठीक है। ये इसके साथ, इसके साथ, और अगले वाला जो नंबर होगा वो मतलब यही वाला बनेगा ना, यहाँ पे। और उसके बाद ये एक सीरीज बनती है, ठीक है, ये वाली। तो देखो तो अब आपकी जो सीरीज है उसका डिफरेंस निकाल के देखो तो, जो आपकी दो सीरीज बनी दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, उस पर डिफरेंस वाला का फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता? 52 34। 26 में 8 ऐड करोगे तो क्या बनता है? 34 बनता है ना। सारा फॉर्मूला सही करके एंड पे जवाब गलत निकाल दिया। अभी हुआ कुछ, अभी डिफरेंस निकला। अब 7 और 22 का डिफरेंस कितना है? 7 और 22 का डिफरेंस कितना है? 15। और 22 और 37 का कितना है? 15। 37 और अगला डिफरेंस कितना होने, इसका मतलब 37 में 15 ऐड कर देना। तो 37 में 15 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 52। अब नीचे वाली सीरीज को देखें, 10 और 18 में डिफरेंस कितना है? 8। 18 और 26 में डिफरेंस कितना है? 8। तो अगला डिफरेंस भी 8 का ही होना चाहिए। 26 + 8 कितना होता है? 34 होता है। तो दोनों हो नहीं गए सिमिलर तरीके से? दो सीरीज चल रही है, मैंने पहले कहा ना आपको कि अगर आपका सिंपल डिफरेंस वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि या सीरीज डबल चल रही है, या फिर सीरीज चलाई इसने कोई और दिया बीच में। समझ के बात कि नहीं? ओके, चलो एक छोटी सी सीरीज और देखो, अभी स्टार्ट है जी। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं, हम पाकिस्तान डेमोक्रेसी में हम लोग, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, यू कैन लीव, यू कैन कम एट एनी टाइम, यू कैन ईट, यू कैन डू एनीथिंग। मैं तो हूँ भी फौजी में, डेमोक्रेसी पे बिलीव भी बड़ा करता हूँ। हाँ, ऐसा ही है बस, कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी पे ज्यादा। लेकिन मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्यादा बिलीव कर, हम लोग ज्यादा बिलीव कर। सही बात है, सही, ठीक हो गया। मैंने जो अभी खप गया हूँ इंटरव्यू से बाहर आया हूँ, वो नहीं मानी बात। चलो, अच्छा सुनो,
तो अगला हम लोग सवाल करते हैं ये वाला। चलो लिखो, अब इसका आंसर निकालो आप। हाँ, दरमियान में ब्लॉकेज है, बस दरमियान में फिल इन द ब्लैंक्स है। इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है कोई पैटर्न बना के। हाँ, जहां जहां पे इस ब्लैंक मैंने स्पेस छोड़ी है वहां पे आप भी ब्लैंक स्पेस छोड़े ना। इतना तो पता लग गया होगा कि इसके अंदर आने दो ही अल्फाबेट्स हैं, या एस आना है या टी आना है। दो ही अल्फाबेट्स हैं सीरीज में पूरी में। तो खाली जगहों पे भी या एस आएगा या टी आएगा। तो अब कैसे, किधर किधर क्या क्या लगाना है वो देखो अब आप। क्या बना इससे, इससे सीरीज कौन सी क्या क्या बन गई। यहाँ पे टी लगा दूं तो क्या सीरीज बनी, यहाँ पे एस लगा दूं क्या सीरीज बनी, यहाँ पे एस लगा दूं टी एस टी, और यहाँ पे टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। समझ गए बात को। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जेहन में इसके अलावा कोई और आ नहीं सकता था। देखो, आप यहाँ पे कहते हैं कि ये एस एस है, एस एस है, ये टी टी है, तो ये यहाँ पे टी लगा दो ये टी टी बन जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे लगा दो ये भी टी टी बन जाएगा, ये भी टी टी बन जाएगा, और एंड पे क्या लगा दूं, एस एस। तो गलत है लेकिन। इसका मतलब है क्या, चेन एक तो ना हुई फिर। एस एस के बाद टी टी आया तो उसके बाद दोबारा एस एस आना, दोबारा टी टी आना चाहिए। इस तरीके से सीरीज चले। इसका मतलब सीरीज तो एक ही पैटर्न पे रहेगी ना। तो वो आपका यही वाला पैटर्न बनता है फिर, टी एस टी, टी एस टी, एक ही पैटर्न चलता है एंड तक, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी और टी एस टी। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो सीरीज है वो होगा। चलो इसका आंसर बताओ। चलो, देखो ना, 72 36। हाँ 72 ही है। इससे आसान सवाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कैसे भला, पिछला, पिछले नंबर, पहले आने वाला जो नंबर है अगले आने वाले नंबर का डबल है। 48 का हाफ करो तो 24 बनता है, 72 का हाफ करो तो 36 बनता है, 108 का हाफ करो तो 54 बनता है। चलें, सवाल ये है आपका, अब करो। ये तो हो गया ना, अगला भी करो। इसी सीरीज के अगले वाले दो नंबर आपने फाइंड करने हैं। अब तो पहले वाला पता होगा तो अगले वाला हाफ कर लिया आपने। अब बाकी सीरीज कैसे चल रही है वो भी देखो ना। हाँ तो करो ना। मैं क्यों गुस्सा करूंगा, मेरे को तो पर्चा देना है। मैं तो इजी बैठा हूँ। सवाल एक आएगा उसके ऊपर नाश्ता लगाऊंगा तुम लोगों से। नहीं, वो ऑनलाइन वालों के साथ लगाया था, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं है। मैं पता था ना तुम्हारा। हाँ, बाकी 45 कर दूं उसके बाद, वो तो है ही यहाँ पे। यहाँ पे तो फिर 180 कर दूं, यहाँ 180 कर दूं। चलो कर दिया, तुम्हारी बात मान ली। आपने कर लिया सर। करें, निकालें। अगले दो नंबर तो आपने फाइंड करने हैं।